बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नाबिया। आज की वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर एंड इट्स नेम इज़ होम्योस्टेसिस। ऑलराइट, सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ में मैं आपको हर लेक्चर के की पॉइंट्स भी बता दूंगी कि किस तरह से हमारे पास MCQs आते हैं MD कैट में, इसके अलावा हमारे जो इंटर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर। तो इन की पॉइंट्स से काफ़ी अच्छे से आपका क्विक रिविजन हो जाता है, तो इनको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में और हम लोग अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक पूरी सीरीज़ चलेगी मेरी इंशाल्लाह, जिसमें मैं अपने सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करूँगी थ्रू वीडियोस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है होम्योस्टेसिस का वर्ड। ठीक है, हमें होम्योस्टेसिस का वर्ड जो है सबसे पहले वो समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर थॉरली। ठीक है, अब इसमें क्या है, होम्योस्टेसिस एक सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किसने करवाई। तो इन साइंटिस्ट का नाम है वॉल्टर बुकैनन। ठीक है, इसको हम MCQs के लिए याद रखेंगे। होम्योस्टेसिस का लफ्जी मतलब है टू, एक सेकेंड, इसका लफ्जी मतलब है टू स्टे द सेम। मतलब कोई एक मैकेनिज्म हमारे पास हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो एक बैलेंस के अंदर चले। ऐसे नहीं कि कभी यूँ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे नहीं, बल्कि वो एक बैलेंस फॉर्म में चले। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। A self-regulating process by which biological systems maintain stability and adjust to the environmental changes is called homeostasis. अब इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ आ रहा है, एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होगा, ये खुद ब खुद ऐसा मैकेनिज्म होगा हमारी बॉडी के अंदर कि खुद चीज़ें रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगी। A self regulating process by which biological systems, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बायोलॉजिकल सिस्टम्स मेंटेन स्टेबिलिटी एंड एडजस्ट टू दी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब हमें जो मैंने अभी तक आप लोग को समझाया है उसके मुताबिक हमें ये समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स की बात होगी जिसमें अगर कोई बॉडी में चेंज आ रहा है तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस आउट। राइट, अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास विंटर्स हैं, सही, सर्दियाँ हमारे पास। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में मेटाबॉलिक सिस्टम हाई होता है, हमारे पास ज़्यादा फूड चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि गर्मियाँ हैं हमारे पास, गर्मियों में हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम लो होता है। जब भी आपने देखा होगा कि सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है और गर्मियों में हमें कम भूख लगती है। हम गर्मी में पानी ज़्यादा अपनी बॉडी में हम लोग डालते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, और सर्दियों में प्यास नहीं लगती बल्कि भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट चलते हैं। अब हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिव इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स। जो ऑर्गेनिजम्स है वो ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। These environments have variable conditions from moderate to extreme, which influence the organisms, and they tend to develop physical and psychological, physiological changes in their bodies up to suitable limits. अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखें, हमारे पास जो प्लैनेट अर्थ है इसमें कितने सारे तरह के जो ना हैबिटेट्स हैं। हैबिटेट उसको कहते हैं जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उस एरिया को हम हैबिटेट कहते हैं, उसकी रहने की जगह। अब अर्थ पे हमारे पास लैंड है, एक हो गया हमारे पास लैंड, एक हमारे पास हो गया वाटर, एयर। ठीक है, बर्ड्स तो एयर में रहती हैं, समझ आ रही है बात। तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग परेशानियां फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं तो उन्हें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है।
और अगर हम बात करें कि वाटर जो रहते हैं, फिशेस रहती हैं हमारे पास, काफ़ी तरह के हमारे पास और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पानी के अंदर, तो उन्हें ऑस्मो रेगुलेशन का मसला होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का, ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा हमारे पास जो एयर है, एयर में भी हमारे पास बर्ड्स को कुछ मसाइल पेश आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी बॉडी कुछ इस तरह से मैकेनिज्म्स जनरेट करती है जो कि हमें इन कंडीशंस से लड़ने में हेल्प करते हैं, हमें इन कंडीशंस में स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। सबको इरेज कर देती हूँ और अब हम चलते हैं होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी फंक्शंस से। अच्छा, हम एक दफ़ा ये पढ़ लेते हैं कि ये होता कैसे मैकेनिज्म में, ठीक है। द बॉडी environment comprises of different components including body fluids, ये हो गया हमारे पास एक कंपोनेंट। देन वी हैव टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। ये हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस में हमारी हेल्प करते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये यूरिन की प्रोडक्शन है हमारे पास। सर्दियों में, विंटर्स में हमारे पास, बिकॉज हम लोग स्वेट की फॉर्म में वाटर लॉस नहीं कर रहे होते, तो यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर यही बात करें हम समर्स में, तो ये डिक्रीज हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी वाटर लॉस हो रहा होता है और बॉडी कंजर्व करती है। किस तरीके से? एक हार्मोन रिलीज करता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका नाम है ADH। इसकी डिटेल भी मैं आपको समझाऊंगी जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे यूरिन प्रोडक्शन का, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझें कि हमारी बॉडी में हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि हमारा स्टेबल नहीं रहता, हर उसमें हमारी बॉडी कोई एक मैकेनिज्म फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करें, अभी हम थर्मल रेगुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर मैं आती हूँ इस पर। द कंपोनेंट्स आर physiologically well integrated and efficiently controlled and coordinated by endocrine system as well as nervous system। ये हमारा चैप्टर है सपोर्टिव मूवमेंट के बाद दो चैप्टर हमारे पास, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों चैप्टर्स में किस तरीके से हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। फिलहाल के लिए अभी हम पढ़ते हैं कि होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी फंक्शंस कौन कौन से हैं। ऊपर भी मैंने आपको समझा चुकी हूँ, हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हम सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे। इसमें ऑस्मो का मतलब है हमारे पास के वाटर, ठीक है। इसका यहाँ पे हमारे पास मतलब है वाटर, और रेगुलेशन का वर्ड का मतलब है हमारे पास मेंटेनेंस। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ वाटर की मेंटेनेंस के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। देन वी हैव एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है हमारे पास? सिंपली रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। ये तो हम अपनी 1 क्लास से पढ़ते आ रहे होते हैं। देन वी हैव थर्मो रेगुलेशन। अब थर्म का मैं आपको बताती हूँ मीनिंग। थर्म का हम मोस्टली मीनिंग लेते हैं हीट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल थर्मोकेमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जो कि हीट की बढ़ने या फिर कम होने से रिलेट कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास मतलब है थर्म का टेम्परेचर। टेम्परेचर को टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को ये हमारे पास डिफाइन करिए। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको इसका मतलब बताया थर्म का, और रेगुलेशन का क्या मतलब हो गया? मेंटेनेंस। तो ये ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म है जिसमें टेम्परेचर की रेगुलेशन और मेंटेनेंस हो रही है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। होम्योस्टेसिस इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और as it's responsible for the stability of body functions according to the environment। अच्छा, एक हमारे पास एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ थर्मल रेगुलेशन से। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है जिस पे हमारे एंजाइम सबसे बेस्ट वर्क करते हैं वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने नोटिस किया है कि चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों,
हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रहता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब फीवर आ रहा है हमें, ठीक है। फीवर की कंडीशन में होता है ये पायरेक्सिया में, कि अगर 37 से ज़्यादा हो रहा है, 40 तक जा रहा है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें फीवर हो रहा है। और इसमें क्या होता है, हमें थकावट होती है और डिजीनेस होती है, हेडेक, ये सब कुछ होता है हमें। लेकिन अभी मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि हमारा सर्दियों में भी और गर्मियों में भी टेम्परेचर एक ही पॉइंट पे मेंटेन रहता है। जब हम लोग थर्मल रेगुलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, जब मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल अभी हम इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं और अब हम आ रहे हैं अपने फीडबैक मैकेनिज्म पर, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म एक इस तरह का मैकेनिज्म है जिसमें क्या किया जाता है, check and balance mechanism of the body functions that maintain its normal state is called feedback mechanism. अब इस टर्म को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपनी लाइफ में भी, फॉर एग्जांपल, मैं किसी शॉप जाती हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी और मैंने एक प्रोडक्ट जो है ना ख़रीदा। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझसे वो पूछ रहे हैं कि आपका फीडबैक क्या है इस प्रोडक्ट के हवाले से या फिर हमारी सर्विस के हवाले से। अब मैं उनको दो तरह की फीडबैक दे सकती हूँ। या तो मैं उनको दूंगी पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, मैं बोलूँगी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, इसके अलावा मुझे टाइम पे डिलीवरी हुई और मेरा पैकेज बिल्कुल सही सलामत आया, ये मेरा पॉजिटिव फीडबैक होगा। या फिर मैं इनको दे सकती हूँ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होगा कि प्रोडक्ट जो ना आपका फेक था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और डिलीवरी भी टाइम पे नहीं हुई। इस तरह से दो तरह के हमारे पास आ गए फीडबैक के टाइप्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या बात समझ आई कि फीडबैक मैकेनिज्म एक इस तरह का मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी एक नॉर्मल स्टेट पे अचीव करने के लिए कुछ चेंजेस करे, ठीक है, कुछ चेंजेस करे। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिया जाता है वो होता है 120/80, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिया जाता है। अगर इससे कम होगा तो हाइपोटेंशन होगी, लो ब्लड प्रेशर, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, हाइपो। और अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या कहलाएगी, हाइपर कहलाएगी। अब बॉडी कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, मेहनत कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। क्या कर रही होगी, क्या पता वो ब्लड को डायलेट करे, ब्लड डायलेशन करे, ठीक है, ताकि ब्लड वेसल्स के थ्रू इजीली फ्लो हो सके। या फिर कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं हम, वेजो कंस्ट्रक्शन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू आप लोग समझें कि फीडबैक मैकेनिज्म में मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब हमें इससे क्या समझ आ रही बात कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम एक नॉर्मल स्टेट को अचीव करने के लिए कोई चेंजेस ला रहे हैं बॉडी में। अब हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, क्या है इसके कंपोनेंट्स। फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप्स थ्रू सम इंटीग्रेटेड चेंजेस और कंपोनेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर्स आते हैं, देन वी हैव द कंट्रोल सेंटर एंड देन वी हैव द इफेक्टर्स। ये हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हो गए, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। अब रिसेप्टर एज इट्स नेम सजेस्ट किसी भी चेंज को डिटेक्ट करता है। देन रिसेप्टर के बाद मैसेज जाता है कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर क्या है, या तो ब्रेन होगा या तो स्पाइनल कॉर्ड होगा। देन वी गॉट इफेक्टर्स। इफेक्टर क्या है, जो कि फंक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं। अब ये क्या हो सकते हैं, ये मसल हो सकता है या तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं दोनों में से। टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म की हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, या तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो सकता है या तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक बात है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बहुत कम एग्जांपल्स मिलती हैं मैमल्स के अंदर, ठीक है। हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है मेरी फिंगर, ठीक है।
मैं कोई काम कर रही थी और उस वजह से मेरी फिंगर पे कट लग गया, यहाँ पे मेरी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म को हमारी बुक में किस तरह से डिफाइन किया गया है। इफ बॉडी इज इंजर्ड एंड ब्लीड्स, पॉजिटिव फीडबैक बिगिंस बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। मेरी यहाँ पे जो फिंगर में मेरी चोट लगी थी, फिंगर में जो मेरी चोट लगी थी, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेटलेट्स आके जमा होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स रीच एट द साइड ऑफ इंजरी थ्रू सर्कुलेटिंग ब्लड। जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, अब देखें, जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो, उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे प्लेटलेट्स जमा होना शुरू हुए, ये जो जमा हुए प्लेटलेट्स हैं, ये मज़ीद प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि तुम भी यहाँ पे आके जमा हो और एक स्कैब बना दो। जैसे हम देखते हैं ना, हमारी चोट के ऊपर एक कवरिंग से आ जाती है, उसका नाम होता है स्कैब। ठीक है, ये है। अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं एंड देन हम नेगेटिव फीडबैक पे चलेंगे। Platelets recognize the damaged area and begin to stick together to stop the loss of blood and patch up the tear in the wall. Due to above step, blood clot is formed, the loss of blood is kept to a minimum and positive feedback ends. अब जैसे जैसे ब्लड जमा होना शुरू हो जाते हैं साइट ऑफ इंजरी पे, तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी उतने प्लेटलेट्स आके जमा हो जाते हैं और एक बना देते हैं, एंड देन पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, positive feedback does not maintain stable homeostatic condition, rather it intensifies the change that is happening to the body. पॉजिटिव फीडबैक एक जो एक हमारे पास मैकेनिज्म चल रहा था उसको मेंटेन और स्टेबल रखने के बजाय उसको मज़ीद बढ़ा देता है। क्या कर रहा है, बढ़ाए, वो उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव नेगेटिव फीडबैक। द नेगेटिव फीडबैक suppresses the normal physiological activities to bring back to normal state. अब नेगेटिव फीडबैक क्या है कि एक हमारे पास नॉर्मली एक मैकेनिज्म हो रहा था। ठीक है, एक नॉर्मली हमारे पास मैकेनिज्म हो रहा था। अब नेगेटिव फीडबैक कुछ इस तरह के मैकेनिज्म अप्लाई करेगा कि वो कम हो जाए। ठीक है, वो कम हो जाए एंड देन उसको नॉर्मल पे लाएगा। एग्जाम्पल इसकी है कि जब बाहर सर्दी होती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है, सेट पॉइंट है हमारे बॉडी का, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास, तो इसी टेम्परेचर पे हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। किस तरह से, सर्दियों में हमें क्या होती है, शिवरिंग होती है, और गर्मियों में क्या होता है, हमें स्वेटिंग होती है या फिर कंसनट्रेटेड यूरिनेशन। ये भी है वाटर कंजर्व करने के मेथड्स। नोट में मैंने लिखा है सेट पॉइंट एक इस तरह का फिजियोलॉजिकल वैल्यू है जो कि नॉर्मल रेंज में फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें, हमारे पास वैल्यू है 37 डिग्री सेल्सियस, ये सेट पॉइंट है। एक रेंज है 37 डिग्री सेल्सियस और एक है 35 से या 34, चले कर लें 34 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अगर रहेगा नॉर्मल रेंज कहलाएगी। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो फिर जाहिर सी बात है एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। उसके बाद इस लेक्चर के की पॉइंट्स हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। द टर्म होमियोस्टेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर बी कैनन। The self-regulating process by which biological system maintains stability and adjusts to changing environment is called homeostasis. Check and balance mechanism of the body function is known as feedback system. कौन सा ऐसा फीडबैक सिस्टम होता है जो कि मेंटेन करने के बजाय इंटेंसिफाई कर देता है चेंज को? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का यहाँ पे है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किसकी एग्जांपल है? पॉजिटिव फीडबैक की। इसकी दो एग्जांपल्स और हैं, एक है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन during childbirth
एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ये 2 और एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था इस सीरीज़ का, तो वो आपको पसंद आया होगा। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर गाइस।